हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स आईएएस। आइए बात करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में एक कॉमन न्यूज़ को लेकर, जो कि कुछ इस तरीके से है। 13 किल्ड एज 13 किल्ड एज फ्लैश फ्लड हिट यात्रा कैंप और 12 किल्ड 25 इंजर्ड इन अमरनाथ कैंप एज क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्स फ्लैश फ्लड। समझ सकते हैं आप, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट के पार्ट से भी जुड़ा हुआ है और ज्योग्राफी के भी पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने इन पार्ट्स को भी कवर करा है। तो आइए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। इस पर पहले जो उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुई थी उस पर भी क्वेश्चंस आए थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए समझते हैं क्लाउड बर्स्ट है क्या, फ्लैश फ्लड्स क्या है, कैसे आती हैं, इसके प्रिवेंशन के कुछ तरीके हैं या नहीं, कब आती हैं, कैसे बनती है, इसके अलग अलग डायमेंशंस पर अच्छे से बात करेंगे और बात करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने भी बस सुना है कि बादल फट गई या फिर ऐसे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स कह सकते हैं कि हो गई, बट समझ में नहीं आती थी। बट जब स्टडी करी तब जाके समझ में आए कि ये इसके कारण होते हैं, इस वजह से ये सिचुएशन होती है और हर जगह ये चीज़ें नहीं हो सकती, एक लिमिटेड जगह पे ही ये चीज़ें होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इससे पहले भी जो हुई थी वो उत्तराखंड में भी खंड में ही हुई है, और इस बार जो हुई है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास हुई है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, माउंटेनियस एरिया, जहाँ पे माउंटेन है। तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ता है? आगे देखते हैं कि माउंटेन के होने से क्या प्रभाव पड़ता है और उसी एरिया में ये क्यों होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में रही क्यों, तो देखा जा रहा है कि कल आपने देखा कि अमरनाथ में इतने सारे लोग मारे गए। हमारे पीएम सर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर वहाँ के, होम मिनिस्टर सर, सबके ट्वीट्स आए हैं इस पर, और ये काफ़ी दुखद घटना है। तो इस वजह से इस पर बातें करनी चाहिए और हमें समझनी भी चाहिए कि आखिर क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आइए देखते हैं। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली खुद में क्या है। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम देर के लिए आता है और काफ़ी अधिक मात्रा में, जब बारिश कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पानी का बहुत अधिक मात्रा में आसमान से गिरना, बहुत कम क्षेत्र में, बहुत कम दूरी में गिरना, इसी इवेंट को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसकी ये जो होती है ना, ये अनएक्सपेक्टेड होती है, कोई बता नहीं सकता कि ये कहाँ पे होगी। और इसके बताने के लिए या इसको जानने के लिए काफ़ी बारीक स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक रडार भी है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बातें चल रही हैं, देखिए क्या होता है। ये जब किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में ये 100 मिलीमीटर पर आवर जब ऊपर से बारिश होती है ना, बारिश नहीं कह सकते, पानी का गिरना, तब इसे क्लाउड बर्स्ट का नाम दे देते हैं। ऐसे तो सिंपल जब बारिश की बूंदें कम कम गिर रही हैं तो वो तो रेनफॉल हुई, लेकिन जब रेनफॉल वही 100 mm से ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर उतना तक, तो ये क्लाउड बर्स्ट कहलाती है। 100 mm का मतलब हो गया आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए कि अप्रॉक्स 9 to 10 सेंटीमीटर के आसपास का ये पेन भी है। तो पर्टिकुलर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर इतना पानी जमा हो गया, इस लंबाई के आसपास इतना पानी अगर जमा हो गया, जैसे कि आप देखते हैं वाटर लॉगिंग हो जाती है तो पानी की मात्रा इंक्रीज करती है, तो इतना के आसपास पानी अगर जमा हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, तो उसे जब मापेंगे तो क्लाउड बर्स्ट में उतना ही के आसपास पानी इकट्ठी एक साथ गिरती है। तो इस वजह से ये तबाही हो जाती है, मच जाती हैं, या फिर लोगों को परेशानी हो जाती है। वहाँ पे इससे पहले पानी कह सकते हैं कि ना के बराबर रहती हैं, और अचानक से जब इतना पानी आएगा तो फिर बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और ये देखा गया है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जब हवा घुसती है, मैं इसे समझाता हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं कि राइट साइड में ये रहा बे ऑफ बंगाल और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी। जब दोनों साइड से मानसून घुस रही है तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, देख रहे होंगे आप, उठ करके ये ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जा करके आपको दिखेगा कि नॉर्थ में तो
जब ये नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जाने के बाद हिमालयन रीजन में ये 75 mm के आसपास पर आवर ऑलमोस्ट ये हमेशा करती ही रहती है। तो हमेशा मानसून के टाइम में ये हमेशा कैसे करती रहती है, इस पर भी आगे हम समझेंगे। तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब बादल होती है ना, बादल में जब पानी भरा होता है, कह सकते हैं कि वो जब कंडेंस्ड होती है उसमें इवेपोरेट होकर जो वाटर उसमें आ जाते हैं, तो वो जब प्रेसिपिटेट करती हैं, फॉल करती हैं, कैसे उस एरिया में ज़्यादा कैसे होती है, तो जब कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाते हैं कुछ बादल हवा के कारण, तो ये जब पहाड़ों से जाकर टकरा जाती है ना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तो वो उठ नहीं पाएगी भारी होने की वजह से, तो नीचे नीचे जाएगी और पहाड़ों से जब टकरा जाएगी, इसे ही बोलते हैं विंडवर्ड डायरेक्शन। जिस साइड से वो आ रही थी पहाड़ों से टकरा गई और पानी का सारा पानी एक जगह ही छोड़ दी, तो 75 mm के आसपास पानी ये छोड़ देती है, 7.5 सेंटीमीटर के आसपास एक अनुमान लगाया गया है। ऐसा मतलब अनुमान देख कर लगाया गया है, एविडेंट है तब। और फिर उसके बाद लीवर्ड साइड बोलते हैं, जब उस साइड बस सूखी हवा, जो हवा में तो फिर कुछ बच गई नहीं, हवा में थी पानी क्लाउड के रूप में वो बनी हुई थी, और वो साड़ी तो इस साइड गिर गई विंड डायरेक्शन के साइड। फिर पार होकर हवा जब हल्की हो गई, पानी वापस नीचे दे देने के बाद फिर वो चली गई, तो ये हो गया लीवर्ड साइड। इसको आप ज्योग्राफी के रेनफॉल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे जब आप, यही है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे ना, तभी आप मेंस के आंसर लिखने के लायक होंगे। ये चीज़ें यहाँ से समझ में आती है। देखिए हम लोग बात तो बस डिजास्टर मैनेजमेंट पर कर रहे थे, बट किस तरीके से हमें ज्योग्राफी का ये मानसून वाला पार्ट लेना पड़ा समझने के लिए, एक हॉलिस्टिक वे में इसे समझने के लिए, और कैसे हमें रेनफॉल वाला पार्ट लेना पड़ा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ समझने के लिए। मिलाकर पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, और अगर मिलाकर नहीं पढ़ते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होगा, फिर मेंस को क्वालिफाई करना आसान नहीं है। आप समझ सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग मेंस को करना, क्रैक करना। ये अकर कैसे करता है, तो देखिए इस दोनों पॉइंट को मैं एक साथ ही कवर करता हूँ, क्योंकि इस दोनों को मिलाकर बातें समझ में आएगी आपको। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हवा जनरली क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गर्मी बढ़ेगी, सेल्सियस बढ़ेगी, बढ़ने के बाद हवा में जो पानी की मात्रा होगी वो सूख जाएंगी। सूखने का मतलब है इवेपोरेट हो जाएंगी, तो इवेपोरेट होकर हवा जो है सो हल्की हो जाएंगी। जब हल्की होंगी तो हल्की होने के बाद उसमें जो है मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उसमें और पानी रखने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास गीला कपड़ा है और अगर आपके पास सूखा कपड़ा है, तो अधिक मात्रा में पानी कौन से कपड़े आपके सोख सकते हैं या फिर उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी को। तो आप नोटिस करेंगे कि जो सूखा कपड़ा होगा वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, बशर्ते वो एज कम्पेयर टू गीला कपड़ा। वैसे ही जब हवा सूख जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी का मतलब ही है हवा में पानी की मात्रा। सिंपल भाषा में समझे तो, वैसे डिटेल में समझने के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो और जब ऊपर जा करके जब क्लाउड जहाँ पे बनती है, टेम्परेचर लो होती है, ठंडी होने की वजह से वहाँ पे सब संगठित हो जाते हैं, संघनन बोलते हैं उसे, कंडेंसेशन, संघनन होते हैं। वहाँ पर हल्की हल्की हवा चलती रहती है, वो हवा बादलों को धक्का देकर जोड़ने लगती हैं। तो जब एक बादल कई बादलों से टकराते हैं और जुड़ते हैं, तो उसे टकराहट के क्रम में वो उसमें जो है ना बर्स्ट्स हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट्स। तो वो जब कई सारे बादल आपस में अधिक मात्रा में पानियों को लेकर जब बर्स्ट करते हैं, तो वहीं पर जब बारिश हो जाती है 100 mm से ऊपर, तो फिर या 10 सेंटीमीटर से ऊपर कह सकते हैं, उसी को क्लाउड बर्स्ट्स बोलते हैं। तो ये दोनों को आप देखकर समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिजल्टिंग फ्लैश फ्लड्स। ये मैक्सिमम जो है ना आधे से 1 घंटे तक ही होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पानी तो गिर ही जाएगा ना, नीचे बचेगा ही नहीं, तो वो कैसे दिन भर होता रहेगा। वो तो बस फूटा, जितना था बह गया एक बार, चाहे उसमें जितनी कैपेसिटी रहे, उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, तो जितनी रहेगी उतना ही देर होगा, आधे से 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। जनरली ये माउंटेनियस एरिया में होता है। क्यों होता है हमने आपको यहाँ से समझा दिया, और यहाँ से भी बताया कि ये ऊपर की ओर जाती है, इसलिए माउंटेन में पहाड़ से जाकर यहाँ टकरा जाती है और सारे के सारे पानी को गिरा देती है।
माउंटेनियस एरिया में होती है। आपने इन दोनों को समझ लिया पॉइंट्स को। कैसे क्लाउड बर्स्ट जो है डिफरेंट है रेनफॉल से? सिंपल सी बात है, रेनफॉल धीरे धीरे जब बारिश होगी तो रेनफॉल कहलाएगी, जब वही बारिश 100 mm/h से आगे बढ़ जाएगी तो फिर वो क्लाउड बर्स्ट कहलाएगी। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई पर्टिकुलर उस एरिया में, या फिर पर आवर कह सकते हैं, तो वो क्लाउड बर्स्ट कहलाएगी। फ्लैश फ्लड किसे कहते हैं? आपने देखा होगा फ्लैश फ्लड। पानी नहीं थी यहाँ पे, जैसे कि ये बॉटल है, पानी यहाँ पे नहीं है, इसका ये ढक्कन है, यहाँ पे मैं छेद कर दूँ और पानी गिराऊँ तो धीरे धीरे आएगी ना पानी, बट इस ढक्कन को मैं ओपन कर दूँ तो अचानक से पानी गिरने लगेगा। तो एग्जैक्टली क्लाउड बर्स्ट यही है कि जब अचानक से पानी गिरने लगेगा, और सारा पानी एक ही बार में तो गिर नहीं जाएगा, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, यही आधे से 1 घंटे लगना होता है। और जब ढक्कन खुल गया, कवर खुल गया, तो सारा पानी गिर जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही क्लाउड बर्स्ट होगी और फ्लैश फ्लड होगा। यहाँ पे पानी नहीं था नीचे, मैंने कवर खोला और सारा पानी नीचे आना शुरू, अचानक से लोगों को भागने की भी मोहलत नहीं मिल पाती इसी में, और इसमें जान माल की हानि हो जाती है। तो यही होता है क्लाउड बर्स्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बादल का फटना कैसे होता है। अब ऑलमोस्ट चीज़ें हमने कवर करी है, और देखते हैं आगे। ये नेचुरल फेनोमेना है, ये मैनमेड तो नहीं है, नेचुरल है टकराना उसका, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट पर जब ये हम लोगों के वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है ना, तो उसके बदले में ये चीज़ें निकल कर आती हैं सामने, जो कि इरेगुलर चीज़ें जब घटनाएं घटने लगती है, इरेगुलरिटीज़ की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। इसलिए इसको समझने के लिए कि कहाँ होगा, एक रडार आती भी है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए अभी तक तो फ़िलहाल नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। काफ़ी सारे स्टडीज़ ने बताया है कि जब ये देखिए, जब क्लाइमेट चेंज होती है ना, देखिए क्लाइमेट चेंज की बात हो गई, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। अभी आपने क्या देखा, ज्योग्राफी देखा, ज्योग्राफी के टॉपिक से ये जुड़ा हुआ था, ज्योग्राफी के टॉपिक से ये जुड़ा हुआ था। अभी ये इन्वायरमेंट के टॉपिक से क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होने के वजह से इसके फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को क्लाउड बर्स्ट के इंक्रीज कर देती है, समझे। और क्लाइमेट चेंज कैसे होती है, हमारे भी इसमें कुछ ना कुछ रोल हैं, इसलिए हमें भी एज ए लिटरेट पर्सन सतर्क रहने की जरूरत है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मई 2021 में बोला था कि 40% के आसपास चांस है कि अगले 5 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हो सकता है, और कोई एक साल ऐसा हो सकता है ना कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहे, काफ़ी अधिक गर्मी पर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर सकती है। वही बात यहाँ पे उन्होंने ऐड करते हुए कहा कि 90% के आसपास चांस है कि 21 से 25 के बीच में एक साल ऐसा हो सकता है कि काफ़ी वार्म रहे, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे। और आपने इसके एविडेंस को कल, मतलब प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने सुना होगा कि किस तरीके से यहाँ हमारे जो मानसून है, इंडिया की ही बात करें तो देखा जाए, वो हमारे इंडिया की जो मानसून है वो समर से भी ज़्यादा गर्म होते जा रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था वैसे। तो देखिए किस तरीके से ये इसके सिम्टम्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, सिम्टम्स। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो प्रूव हो रही हैं। ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर क्लाउड बर्स्ट जो है ना हिमालयन रीजन में होता है, ठीक है। क्यों होता है आपने यहाँ से समझ लिया, हवा के यहाँ जाने की वजह से मानसून वाले, और यहाँ आकर टकराने की वजह से विंडवर्ड डायरेक्शन में, ये हिमालयन रीजन में सबसे अधिक मात्रा में होता है। प्लेन में तो सिंपली वो निकल गए, छोटे छोटे बादल बने और थोड़ी सी बारिश हो गई, बस हो गया, या फिर दिन भर धीरे धीरे बारिश होती रही। आप कभी नहीं सुनेंगे कि बिहार में क्लाउड बर्स्ट हुई है, नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वैसे बहुत खास, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं हैं जो ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करें, तो आप नहीं सुनेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या होते हैं, फ्लैश फ्लड, अचानक से पानी का अधिक मात्रा में आ जाना, अभी तक नहीं था, अचानक आ जाना। लैंडस्लाइड, जब काफ़ी अधिक पानी होंगी तो लैंड्स जो है सो ऑटोमेटिक स्लाइड होने के चांसेस बन ही जाती हैं।
मड फ्लोज, वहाँ पर अगर मिट्टी वाला एरिया है तो कीचड़ में पानी मिलकर फ्लो करना शुरू कर देगा तो मड फ्लो हो जाएगा। लैंड केविंग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सड़क था, सड़क पर ऐसे बादल बादल फटने के बाद यहाँ पे आकर के छेद कर दिया, गड्ढा कर दिया, इसके नीचे जगह था तो ये केव बन गया, तो यही है लैंड केविंग। प्रिवेंशन इसके क्या है? ऐसा तो देखा गया है कि ऐसा बहुत खास कोई टेक्निक बना नहीं है जो जिससे इसे बचाया जा सके। बचाया तो नहीं जा सकता, इसके बारीकियों को थोड़ा सा समझा जा सकता है, उसके लिए एक रडार है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, इस वजह से अभी तो फ़िलहाल नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है जो की जा सकती है, जैसा कि हमने अभी तक बात किया तो आप भी समझ गए होंगे कॉमन सेंस से कि ये जो है ना, देखा जाता है कि हैवी रेनफॉल जब होती है ना, कहाँ पे? हिमालयन रीजन में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि ये वहीं पे होगी जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, और कहाँ जनरली होती है? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में जब काफ़ी अधिक रेनफॉल हो रही है तो हिमालयन रीजन में जहाँ पे हमें पता चल जाए कि यहाँ किसी भी पर्टिकुलर डेट पे या किसी भी पर्टिकुलर वीक में उस एरिया में काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है, काफ़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे अगर अलर्ट जारी कर दें, लोगों को पहले से सतर्क कर दिया जाए कि बी रेडी फॉर दिस सिचुएशंस, तो हो सकता है कि वहाँ पे नुकसान कम हो, नुकसान को कम किया जा सके, चाहे वो लोगों की नुकसान हो या प्रॉपर्टी या फिर किसी भी सामान के नुकसान हो, तो इसी प्रकार से इसे बचाया जा सकता है। तो देखिए, ये रहा कल के आए हुए फ्लड का फ्लैश फ्लड या फिर कहें क्लाउड बर्स्ट का सीन। अभी तक तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स है इसकी जो मतलब रेंज थी ना, वो 2.5 सेंटीमीटर ही थी। वैसे तो 10 सेंटीमीटर कहते हैं ना, लेकिन उन लोगों ने जहाँ तक अभी स्टडी कर सकी तो 2.5 ही बता रहे हैं, तो कह रहे हैं फ्लैश फ्लड, काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड ही है, क्लाउड बर्स्ट तो नहीं बोल रहे हैं, बट फिर भी हम इसे समझ लिए अच्छे से। हो सकता है छोटा सा क्लाउड बर्स्ट हो मे बी। तो यही रहा, उनके टेंट्स को उन्होंने अचानक से आकर क्लाउड बर्स्ट ने सबको बहा दिया। काफ़ी लोग अभी तक मिसिंग हैं और 13 के अप्रॉक्स, जो कि न्यूज़पेपर के अनुसार ये डाटा है, फ्लक्चुएट हो रही है वैसे अभी, जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 12 बताया गया है, यहाँ पे 13 बताया गया है। तो यही बातें हैं। फिर बाकी के हमारे इससे जुड़े हुए NDRF, SDRF, इन सब के जो टीम होते हैं ना, तो ये लगे हुए हैं, इन सब के बारे में भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत स्टडी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से ट्यून्ड रहें, बने रहें और देखते रहें। थैंक यू सो मच।